नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से आ रही है, जहां आरजेडी नेता बीमा भारती के घर पहुंची हुई है पुलिस। बीमा भारती के आवास पर पुलिस की मौजूदगी जांच करने के लिए बताया जा रहा है कि पुलिस टीम बीमा भारती के आवास पर है। पूर्णिया से पुलिस की टीम पहुंची हुई है। बेटे के मामले में ये जांच पुलिस की तरफ से की जा रही है और आज ही बीमा भारती ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से जाकर मुलाकात की। रुपौली सीट से उन्होंने अपना दावा भी ठोका है और इस वक्त टीम जो है पुलिस टीम पूर्णिया से पहुंची हुई है उनके आवास पर और इस वक्त बताया जा रहा है कि बेटे को लेकर ये पूछताछ मानी जा रही है जब पुलिस की तरफ से शुरू की गई है। हालांकि आज ही देखिए बीमा भारती जो है वो पहुंची लालू और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए पूर्णिया के रुपौली से। एक बार फिर से उन्होंने अपना दावा रखा है, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें जरा देखिए। नहीं लेना है तो क्या पूछताछ कीजिएगा, जाएगा थाना, पूछताछ कीजिएगा। कोई चोर चिल्लर है जो भाग जाएगा? चोर चिल्लर की बात है, किसी से मार के किसी का बेटा का नाम जो है उगल भाई से कर रहा है प्रशासन। देखिए नाराज है, बहुत गुस्से में है। सरकार में नहीं है, इसी का सरकार का जो है गुस्से में है, इस तरह का कर रहा है। नहीं बुलाएंगे, थाना में पूछताछ करते रहिएगा। हाँ, थाना जाएगा। सरकारी आवास में महिला विधायक का घुस गए बिना पहले। और पटना संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद बीमा भारती की नाराजगी जो है वो प्रशासन से खुलकर नजर आई। सरकार में नहीं हूं इसलिए मुझे परेशान किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाती हुई सुनाई दे रही है। देखिए बिल्कुल बीमा भारती जो है वो पूर्णिया पुलिस के रवैये से खासे नाराज है, लेकिन नाराजगी उनकी अपनी जगह है। पुलिस जो है वो अपना कानूनी काम करने आई है और निश्चित तौर पे चाहे वो तेजस्वी की सरकार रहे या नीतीश कुमार की, हर बार ये कहा जाता है कि कानून अपना काम करेगा। उसी कानून का सम्मान बीमा भारती को करना चाहिए और इसी उम्मीद के साथ पूर्णिया पुलिस जो है, रुपौली पुलिस जो है वो इनके आवास पहुंची थी। चूंकि इनके बेटे के ऊपर जो है आरोप है मर्डर की साजिश रचने का और जो गतिविधि रही लोकसभा चुनाव के दौरान जो घटना हुई है उसी की जांच करने यहाँ पे पहुंची है रुपौली पुलिस। तो ऐसे में उन्हें सहयोग करना चाहिए था, लेकिन जो बीमा भारती है वो नाराजगी जता रही है और साफ तौर पे कह रही है कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए आप मुझे तंग तवा कर रहे हैं। बिल्कुल अमित, दो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है जब अब से थोड़ी देर पहले वो पहुंची लालू प्रसाद से और तेजस्वी यादव से मुलाकात करने के लिए और हाथों में गुलदस्ता लेकर उनके आवास पर वो पहुंची हुई थी। और दूसरी तरफ जब पुलिस उनके आवास पर पहुंचती है, पूर्णिया पुलिस, और पूछताछ को लेकर के बताया जा रहा है कि बेटे से संबंधित जानकारी भी ली जा रही थी। सियासी तौर पर देखा जाए तो बीमा भारती के लिए ये वक्त जो है वो बहुत चुनौतीपूर्ण नजर आता है। लेकिन निश्चित तौर पे ये साफ तौर पे तस्वीरें जो है वो बता रही है, लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि ये मामला जो है वह कानूनी जांच प्रक्रिया के तहत है। पुलिस जो है वो राजनीतिक से प्रेरित होकर के आई है या नहीं आई है वो अपनी जगह है, वो जांच की बात सामने आई है। जो आरोप है वो आरोप संगीन है, वो हत्या से जुड़े हुए मामला है, हत्या से साजिश से जुड़ा हुआ मामला है और उसी मामले में रुपौली पुलिस जो है वो यहाँ पहुंची है जांच करने। अमित, लेकिन लालू प्रसाद से जब मुलाकात हुई तो जिस मकसद से वहां पहुंची थी, क्या उसमें कोई आश्वासन, कोई समाधान वहां उन्हें दिखा? देखिए वहां जो बातें दिखी वो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि शाम तक हमें टिकट मिल जाएगा, रुपौली से हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमारे पति चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस पहलू की बात कर रहे हैं, जिस खबर पे अभी हम बात कर रहे हैं, वहां पे आप देखिए, गौर कीजिए, जब ये लोकसभा की प्रत्याशी हुई थी, जब जेडीयू से आरजेडी में शामिल होने जा रही थी, तो उस समय भी इनके पति और बेटे को डिटेन किया गया था, गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी इन्होंने नाराजगी जताई थी, विधानसभा सत्र चल रहा था और उस दौरान भी जब मैंने बीमा भारती से बात किया तो उनका कहना था कि हमेशा मुझे तंग किया जाता है प्रशासन की तरफ से। जब तक हम जेडीयू के साथ थे, सरकार के साथ थे, तो इस तरह की कोई बातें नहीं थी। उस दौर की भी बात को हम दोहराते हैं, आज उस पर चर्चा जो है वो थोड़ी कर लेते हैं। और आज भी वही नाराजगी जो है वो बीमा भारती जता रही है। बीमा भारती साफ तौर पे कह रही है कि हम सरकार में नहीं है, सत्ता से हम अलग हैं, सरकार से हम अलग हैं, इस कारण से हमें परेशान किया जा रहा है, हमारे बेटे को
झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, साजिश रची जा रही है यहाँ पे। लेकिन पूर्णिया जो पुलिस है, रुपौली पुलिस है, वो साफ तौर पे उनके अधिकारी हैं जो टीम में आए हैं, वो कह रहे हैं कि जांच में सहयोग कीजिए, बेटे को सामने लाइए। तो बीमा भारती कह रही है कि सामने हम नहीं लाएंगे, वो थाने जाएगा और थाने जाकर किसके जो भी पूछताछ करनी है, जब वो थाने जाएगा तो पूछताछ कर लीजिएगा। तो पुलिस का पूछना है यहाँ पे कि कब जाएगा थाने, तो उस पर बीमा भारती चुप्पी का साथ ले रही है और कहीं ना कहीं मीडिया के मार्फत भी उनका दबाव जो है वो पुलिस पर डालने की कोशिश हो रही है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे मौजूद है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अपना काम कर रही है और जब पुलिस पहुंची है इस खबर को, जब हम तो बिल्कुल पूर्णिया पुलिस और बीमा भारती के बीच बहस होती हुई भी नजर आई। गोपाल यादव का हत्याकांड में कहीं ना कहीं संलिप्तता और साजिश रचने का आरोप बीमा भारती के बेटे के ऊपर, और पुलिस ने इससे पहले भी पूछताछ की, आज एक बार फिर पहुंची थी, लेकिन बीमा भारती की नाराजगी जो है वो साफ तौर पर नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रुपौली विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की तरफ से बीमा भारती या उनके पति उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि ये तस्वीर साफ हो जाएगी आज शाम होते होते। आज शाम ही आरजेडी इन दोनों में से किसी एक नाम को अपनी सहमति दे सकती है और सिंबल दिया जा सकता है। राबड़ी देवी आवाज से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। सीट को लेकर के बिहार में सरगर्मी तेज हो गई है। 10 जुलाई को इस विधानसभा सीट पर जो है वो मतदान होने हैं और इधर जेडीयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से प्रत्याशी का घोषणा कर दिया गया। दादल मंडल को जो है वो प्रत्याशी चुना गया है। और बात अगर महागठबंधन की तरफ से करें तो आरजेडी की तरफ से बीमा भारती ने दावा ठोका और उस दावे पे जो है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने सहमति जता दी। बीमा भारती ने खुद इस बात की पुष्टि जो है न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया है और उन्होंने बताया है कि लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान जो है ये कहा गया कि आपकी मांग हम मानते हैं और आज शाम में ही सिंबल दे दिया जाएगा। बीमा भारती का कहना है कि उन्हें या उनके पति किसी एक को जो है वो सिंबल दिया जाएगा और सिंबल पर ये चुनाव मैदान में जाएंगे। चुनाव मैदान में जाकर के जनता से एक बार फिर से पुनः जो है बहुमत मांगेंगे, अपना समर्थन मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। क्योंकि 2020 में रुपौली विधानसभा की जो जनता है उन्होंने इनको अपना आशीर्वाद दिया था और उसके बाद वो विधायक बनकर के सदन पहुंची थी। हालांकि पूर्णिया लोकसभा सीट से जब 2024 में उन्हें प्रत्याशी बनाया गया आरजेडी की तरफ से, तो ऐसे में उन्हें अपना सीट छोड़ना पड़ा। और चूंकि अब वो लोकसभा चुनाव हार चुकी है तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहली दावेदारी उनकी ही बनती थी और उसी दावे को ठोकने के लिए राबड़ी देवी की आवास यहाँ पहुंची थी, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो है सहमति जो है वो जताया गया है दोनों की तरफ से और आज शाम जो है वो सिंबल दे दिया जाएगा। और इसके साथ 10 जुलाई को मतदान होने हैं रुपौली विधानसभा सीट पे, वहां से वो अपनी किस्मत एक बार फिर से आजमाएंगी। वो या उनके पति जो हैं वो आरजेडी की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर इस पर जनता जो है वो किसे अपना आशीर्वाद देती है। क्या जेडीयू के जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपना आशीर्वाद देगी या पुनः बीमा भारती या उनके पति पर जो है भरोसा जताते हुए उन्हें विधानसभा सीट जिता करके भेजेंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। काय की चुनाव है तो स्वाभाविक है कि चर्चा होना ही है, तो इसलिए आए हैं तो मिलने जा रहे हैं अभी। क्या कुछ बात रखेंगे? आप मानती हैं कि रुपौली के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको उम्मीदवार बनाया जाए? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वहाँ से तो चुनाव लड़ेंगे ही सब। परिवार में कोई न कोई तो लड़ेंगे ही, रुपौली छोड़ेंगे नहीं ना रुपौली के जनता छोड़ेंगे। जो लोग दावेदारी कर रहे हैं आपके दूसरे जो गठबंधन के लोग हैं उसके लिए क्या कहेंगे आप? तेजस्वी से बोलेंगे इस बात को? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है अभी, ऐसा तो सूचना नहीं है कि कोई वहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं चाहे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ है। अभी तेजस्वी से अभी पहुँचे हैं, पटना पहुँचे हैं, तो क्या बात हुई है? फोन पे बात हुई है तब आप यहाँ आई हैं? हाँ, बात हुई है, मिलेंगे तब फिर बताएंगे। आप मानती हैं कि वहाँ के लिए, रुपौली के लिए आपका पक्का दावा है? बिल्कुल बिल्कुल। वहीं बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां सर्वेक्षण कार्य से हटाए गए अमीनों ने हल्ला बोला है। अमीन पटना की सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 550 अमीनों की भूमि सर्वेक्षण के लिए संविदा पर बहाली की थी। 4 साल तक काम कराने के बाद राजस्व विभाग ने सभी को नौकरी से हटा दिया है। अमीन सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो नौकरी से हटाए जाने के बाद देखिए नाराजगी जो है विरोध के साथ सड़कों पर नजर आई। बैनर लेकर ये सभी अमीन जो हैं
वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सरकार ने अमीनों को नौकरी से हटा दिया है। संविदा पर ये सभी बहाल थे। 4 सालों तक इन्होंने अपनी सेवा भी दी, लेकिन अब सरकार ने फैसला किया है कि अमीनों को हटाया जाए। हमारी मांग एक ही है कि जब तक सर्वे का कार्य चले तब तक हमारी नौकरी को बरकरार रखा जाए। कितने पदों पर आप लोग तैनात हैं? हम लोग 550 पद पे तैनात हैं, जिसमें हमारा अभी 400 के लगभग में हम अभी हैं। बाद बाकी सारे लोग नौकरी छोड़ के दूसरे डिपार्टमेंट में चले गए हैं। और पटना से संवाददाता रजनीश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, सबसे बड़ा सवाल ये कि अमीन कह रहे हैं कि भाई सर्वेक्षण का काम अगर अभी भी हो रहा है तो उन्हें सर्वेक्षण के कार्य से क्यों हटाया जा रहा है, उन्हें रखा जाना चाहिए। क्या अब इनको किसी तरह की कोई सांत्वना, कोई भरोसा दिया गया है? इनकी बात किसी से हुई है? बिल्कुल, देखिए यहाँ शास्त्री नगर में कार्यालय है और यहाँ पर लगातार हंगामा किया जा रहा है। जो राजस्व विभाग है उसके खिलाफ जो अमीन है संविदा, वो बहाली को लेकर हंगामा कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल पहले इनकी बहाली हुई थी और 550 की संख्या लगभग है इनकी। और राज्य सरकार यानी सभी जिलों के जिलाधिकारी जो है बारी बारी से पत्र जारी करके इनको अब चयन मुक्त कर रहे हैं। ऐसे में विरोध चल रहा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जिस प्रकार से आश्वासन दिया था कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी, ये कहा जा रहा, आरोप लग रहा है। और अब ये लोग उनके घर पर भी घेराव करेंगे। कुल मिलाकर ये कहें कि बड़ी संख्या में अमीन पहुंचे हैं। राजस्व विभाग और सरकार से दो हाथ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से 4 साल पहले से सर्वेक्षण काम ये लोग कर रहे थे और सर्वेक्षण काम पूरा नहीं हुआ, राज्य सरकार दूसरी तरफ अमीनों की बहाली कर रही है। ऐसे में इन लोगों को नागवार गुजर रहा है और कुल मिलाकर ये लोग अब चयन मुक्त होने का विरोध कर रहे हैं और फिर से सेवा में रखने की मांग कर रहे हैं। विवाह रजनीश, अगर सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है, संविदा पर ये अमीन कार्य कर रहे थे और अमीनों की भर्ती भी की जा रही है, तो आखिर पेच कहां पे है? आखिर क्यों इन्हें हटाया जा रहा है? अब देखिए, सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दी है, लेकिन 4 साल पहले 2019 में इन लोगों की बहाली हुई थी और 19 से बहाल हैं ये लोग और उसके बाद जो है लगातार काम कर रहे थे सर्वेक्षण का अलग अलग जिलों में। लेकिन अब जो है इन्हें अब चयन मुक्त किया गया है, तो निश्चित रूप से एक सवाल भी उठ रहा है कि आखिर बहाली करने के बाद, काम लेने के बाद बीच में सरकार इन्हें क्यों हटा रही है। इसका जवाब सरकार ही देगी। हालांकि इंतजार करना जरूरी है कि आखिर इस प्रदर्शन के बाद सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या इन्हीं अमीनों की सेवा जो है फिर से विस्तार होती है या फिर नई नौकरी जो है नए अभ्यर्थियों को दी जाती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एक नोटिस जारी कर दिया है। 0.01% खामी मिली तो सख्ती से निपटेंगे, यानी कि जीरो टॉलरेंस वाली बात साफ तौर पर नजर आती है। यहां पर कहीं से कोई खामी नहीं निकलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं कि आखिर छात्र इसमें कितनी मेहनत कर रहे हैं। छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इस टिप्पणी के साथ एनटीए को सीधा 2 टूक जवाब भी दिया है। तो पटना से इसी मामले पर बड़ी खबर आ रही है। नीट पेपर लीक मामले को लेकर एक्शन में ईओयू की टीम लगातार नजर आती हुई। ईओयू की टीम अब दिल्ली जाएगी। 2 सदस्यीय टीम आज दिल्ली पहुंचने वाली है। एनटीए से जानकारी लेने की कोशिश दिल्ली में की जाएगी। हालांकि बार बार ईओयू की टीम कह रही थी कि भाई एनटीए की तरफ से ना तो सहयोग किया जा रहा है, ना पूरी जानकारी साझा की जा रही है, लेकिन अब ईओयू की टीम ही दिल्ली पहुंचेगी। एनटीए के मुख्यालय से अब मूल प्रश्न पत्र निकलवाया जाएगा, जिससे मिलान किया जाएगा जो ईओयू को पहले मिले थे और जिन पत्रों को जलाया क्या था उससे मिलान करने की कोशिश की जाएगी। क्या ये प्रश्न पत्र लीक हुए थे, नहीं हुए थे? ईओयू की टीम मूल प्रश्न पत्र का मिलान करने वाली है। पटना में जले हुए प्रश्न पत्र के अवशेष मिले थे और अवशेष से ईओयू की टीम की कोशिश होगी कि इससे मिलान किया जाए और 24 लाख जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उन सभी की जो मांग है कि भाई अगर प्रश्न पत्र लीक हुआ है तो इसमें सभी बच्चों को दोबारा से री एग्जाम देने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से ईओयू की ये बातचीत और मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। तो नीट परीक्षा घोटाले में ईओयू लगातार सॉल्वर गैंग और परीक्षार्थियों पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है और इस मामले में अब तक 13 परीक्षार्थियों की पहचान भी की गई है, जिसमें 4 को गिरफ्तार किया गया है और 9 लोगों और अभिभावकों के साथ ईओयू ने इन सभी छात्र और अभिभावकों दोनों को बुलाया है, जिनसे पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई संभवतः बढ़ती हुई नजर आएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार। परीक्षा में सॉल्वर गैंग के द्वारा
प्रश्न पत्र लीक कराए जाने के मामले में ईओयू के द्वारा बिहार में कार्रवाई की जा रही है। जब परीक्षा हुआ उसके बाद यह बात सामने आई थी कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है और जिसके बाद इस पूरे मामले को बिहार सरकार और पुलिस ने गंभीरता से लिया और इस मामले पर कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई को दिया गया, जिसके बाद कुल 13 लोगों को चिन्हित किया गया। कई साक्ष्य मिले, वीडियो फुटेज और प्रश्न पत्र के जले हुए जो कॉपी हैं वो मिले। उसके आधार पर कुल 13 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें 4 लोगों की फिलहाल गिरफ्तारी कर ली जा चुकी है और बाकी जो 9 लोग हैं उन्हें आर्थिक अपराध इकाई ने बुलाया है। उनके और उनके अभिभावकों को भी बुलाया है ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। देखना होगा कि वे आते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल ईओयू को इंतजार है उन 9 अभ्यर्थियों को जिन्होंने परीक्षा दी और सॉल्वर गैंग के द्वारा उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया और इसी आधार पर अब आर्थिक अपराध इकाई कार्रवाई भी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा अपनी बातों को भी रखा जाएगा, लेकिन उसके पहले जो पूछताछ की जानी है उसका इंतजार हो रहा है। खासतौर पर ईओयू और एनटीए दोनों में सामंजस्य भी ठीक से नहीं बैठ रहा है। इसके कारण भी जो कार्रवाई हो रही है उसमें देरी बताई जा रही है। तो दूसरी ओर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दिया, उनकी मांग है कि यदि प्रश्न पत्र इतने बड़े पैमाने पर लीक हुआ है तो परीक्षा को भी रद्द किया जाए। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो नीट पेपर लीक मामले में पूर्व डीजीपी अभयानंद का पोस्ट भी सोशल मीडिया पर सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि कपड़ा एक जगह फट जाए तो रफू किया जा सकता है, अगर चिथड़ा हो जाए तो उसे बदलना पड़ता है। तो देखिए, ये है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनका पोस्ट, जिसमें कपड़ा एक जगह थोड़ा फट जाए तो उससे रफू किया जा सकता है, अगर चिथड़ा हो जाए यानी कि गुंजाइश ही ना हो उसे रफू करने की तो उसे बदलना पड़ता है। सीधे तौर पर नीट पेपर लीक मामले में उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि भाई अब इतनी खामी है, जहां पर प्रश्न पत्र लीक जैसी बात सामने आ रही हो वहां पर री एग्जाम ही सबसे उचित विकल्प होना चाहिए। तो नीट पेपर लीक मामले में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की तरफ से भी बड़ा बयान सामने आया। सम्राट चौधरी ने कहा कि ईओयू की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, दोषियों पर यह कड़ी कार्रवाई होगी, सरकार सभी बातों पर नजर रख रही है। नीट की परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई, इस पर कानून बनाने का काम चल रहा है और बिहार में तो हम लोग इस पर कानून भी आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में नीट के जो लोग भी इस तरह के प्रश्न पत्र लीक मामले में हैं, सब पे कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। तो नीट नतीजे पर मचे बवाल पर छात्र नेता ने कहा है कि नीट परीक्षा कैंसिल कर सरकार सीबीआई जांच इसे लेकर करवाए और ये मांग जो है अब खुद छात्र नेताओं की तरफ से शुरू की जा रही है। सीतामढ़ी से खबर, जहां पर पहली बार सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर सियासत थमने का नाम ही नहीं ले रही। देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि उन्होंने यादव और मुसलमानों के लिए काफी काम किया, पर अब वे इन दोनों ही समुदाय का काम व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं करने वाले। देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने देवेश चंद्र ठाकुर के बयान का समर्थन भी किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि उनकी ये पीड़ा एक उम्मीदवार की पीड़ा है, उन्होंने वोट दिया, उनकी प्राथमिकता पहले रहेगी। जिनकी तरफ से वोट दिया जाता है उनको प्राथमिकता में रखना जरूरी है। उन्होंने अपनी भावनाओं को प्रकट किया है कि जिन लोगों ने वोट नहीं दिया, एक सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी परिवारवादी जमींदारी के पीछे रहने वाले बंधुआ मजदूर बन गए, ऐसे लोग की प्राथमिकता कैसे होगी? भारत देश आजाद है, लेकिन आज भी परिवारवादी गुलामी की मानसिकता में कुछ समाज को लोग बांध के रखना चाहता है, तो जो वोट दिया है उसकी प्राथमिकता पहले रहेगी। और वहीं गया से बड़ी खबर आ रही है, फिर से बिहार आएंगे बागेश्वर सरकार। जी हां, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा बिहार में होने वाली है। गया में पितृपक्ष के दौरान 3 दिवसीय कथा का आयोजन जो है वो नजर आएगा। पितृ शांति, पितृ तर्पण, त्रिपणी में श्राद्ध करेंगे बागेश्वर पीठ के भक्त।
तो बाबा बागेश्वर की 3 दिवसीय कथा आपको एक बार फिर से बिहार में सुनने को मिलेगी, जहां पर बताया जा रहा है कि पितृपक्ष के दौरान इसका आयोजन होगा। बागेश्वर सरकार पहुंचेंगे बिहार। बिहार के अरवल में इन दिनों हीट वेव का प्रचंड प्रकोप जारी है। हीट वेव के चलते आम जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। अरवल जिले में तापमान की बात करें तो 45 डिग्री को पार कर चुका है तापमान, और यही वजह है कि 13 लोगों की मौत की खबर है। साथ ही अस्पतालों में मरीजों की संख्या 25% तक उसमें इजाफा नजर आता है। अस्पताल में भर्ती हो रहे ज्यादातर लोगों में डिहाइड्रेशन की शिकायत है। सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने कहा कि बढ़ते तापमान की वजह से ओपीडी और इमरजेंसी में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लोगों को अपने पहनावे और खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।